नमस्ते सदा नमस्ते मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं डिफेंस अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों अब खबर ये आ रही है कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस साल के अंत में कन्फर्मेटरी ट्रायल होंगे और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पहले ही आकाश NG के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर की आपूर्ति कर चुकी है और अब इस सीकर के साथ आकाश NG का परीक्षण किया जाएगा। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि 2026 में 80 यानी कि 80 आकाश NG का ऑर्डर दिया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म JSR डायनेमिक्स ने भारतीय नौसेना के ओपन चैलेंज 8.0 को जीता है, जिसके तहत लंबी दूरी की यानी कि लॉन्ग रेंज पावर प्रिसीजन गाइडेंस म्यूनिशन को तैयार करना है। और ये जो एडवांस गाइडेंस सिस्टम होगा जो कि एक बड़ी हुई रेंज में अपने टारगेट को सटीकता से हिट कर सकता है, यानी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। यानी इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स में भी किया जा सकता है, जैसे कि एंटी शिप और लैंड अटैक रोल्स में। और ये क्षमता भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों नाइजीरिया अब JF-17 से इतना परेशान हो गया है कि वो अब LCA तेजस फाइटर जेट के बारे में भारत से बातचीत कर रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे लेकर कहा गया है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस और भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी हासिल करने में अपनी सहमति व्यक्त की है। यही नहीं, नाइजीरिया भारत के ड्रोन और जो उन्नत आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं उन्हें भी खरीदना चाहता है। दरअसल नाइजीरिया अब अपने आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, जिसमें कि उसने अपनी एयर सिक्योरिटी और ज़मीनी हमले की क्षमताओं पर विशेष ध्यान दिया है। और नाइजीरियाई एयरफोर्स ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में 24 लियोनार्डो M346A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी खरीदे हैं। वहीं JF-17 की अगर बात की जाए तो नाइजीरिया को 3 JF-17 फाइटर जेट मिले थे 2021 में, लेकिन तब से उन्होंने कोई अतिरिक्त ऑर्डर इसका नहीं दिया और यही वजह थी कि उन्होंने M346A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को चुना, जो कि JF-17 की कमियों को उजागर करता है। ऐसे में दोस्तों नाइजीरिया की तरफ से भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी खास करके LCA तेजस फाइटर जेट को खरीदने की बात करना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि नाइजीरिया LCA तेजस फाइटर जेट को खरीद सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नाइजीरिया अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है वो भारत जैसे देश के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ता हुआ भी देख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय फर्म वीरा डायनेमिक्स ने एक सुपर मटेरियल को तैयार किया है जिसका नाम वीरा टॉर्डिग्रेड रखा गया है। वीरा टॉर्डिग्रेड दुनिया का पहला टेक्निकल अपीरियल है जिसे कि भारत ने स्वदेशी रूप से देश में बनाया है और ये एक सॉफ्ट कंपोजिट से बना है और ये अत्यधिक तापमान से भी बचाता है। टॉर्डिग्रेड -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है और इस तरीके के क्रांतिकारी निर्माण से डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन होने के बाद भारत ने चीन को एक बड़ा संदेश दे दिया है। भारत लद्दाख के न्योमा में अब दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र तैयार करेगा और इस परियोजना का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को करने वाले। चीन के साथ लगातार चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पूर्वी लद्दाख में काफी महत्वपूर्ण न्योमा बेल्ट में एक नए एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा और इसमें कुल 218 करोड़ रुपए की लागत आएगी और चीन को कड़ी टक्कर देने के लिहाज से इस एयरफील्ड के निर्माण को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 3 साल पहले से ही किया जा रहा है। दोस्तों लद्दाख की न्योमा में एयरफील्ड का जो निर्माण किया जा रहा है ये पूरा होने के बाद से फाइटर जेट यहाँ से उड़ान भरेंगे। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल 1962 के युद्ध के बाद से नहीं किया गया। 2009 में इसे अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ था, लेकिन ये फिर से बंद हो गया, लेकिन अब फिर से इसका काम शुरू हो गया है। ये एयरफील्ड 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत तो नहीं आए, लेकिन वो अब अपनी आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सैनिकों को एक बड़ा आदेश दिया है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने का निर्देश दिया है। शी जिनपिंग ने यह दौरा तब किया है जब पूरी दुनिया के जो टॉप नेता थे वो भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे और इस सम्मेलन में भी शी जिनपिंग को शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और अपनी जगह अपने प्रधानमंत्री ली कीयांग को भारत भेजा। आपको बता दें कि पीपल लिबरेशन आर्मी के 78वें ग्रुप हेडक्वार्टर का निरीक्षण करते हुए शी जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। शी जिनपिंग ने युद्ध की तैयारियों के स्तर में सुधार, प्रशिक्षण को मजबूत करने और नई युद्ध क्षमताओं का निर्माण करने के प्रयासों का भी आदेश दिया है।
इस दौरान कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शी जिनपिंग के साथ थे। यही नहीं, शी जिनपिंग ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक अलग से बैठक भी की है और तैयारियों का जायजा लिया है। कहीं ना कहीं दोस्तों चीन को ये लग रहा है कि G20 में भारत का कद काफी बढ़ गया है। ऐसे में भारत के साथ अब दुनिया खड़ी है और यही वजह है कि जहां उन्हें खुद भारत आना चाहिए था, वो अब अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अब जल्द ही दूसरा यानी कि सेकंड डाइविंग सपोर्ट वेसल को देश को समर्पित करने वाला है। अभी हाल ही में दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने दूसरे निपुण नाम के डाइविंग सपोर्ट वेसल के चल रहे विकास के बारे में बताया था। इससे पहले दोस्तों 22 सितंबर 2022 को विशाखापत्तनम से पहले ही DSV निस्तार को लॉन्च किया जा चुका है। डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार और निपुण जटिल डाइविंग सपोर्ट सिस्टम और एक डीप समर्ज रेस्क्यू वेसल की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस है। इन जहाजों को गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव कार्यों के लिए तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि इन्हें भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति यानी कि एसेट बनाता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल खोज और बचाव अभियान, समुद्र में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है। निस्तार और निपुण में लगभग 80% स्वदेशी सामग्री लगाई गई है। ये डाइविंग सपोर्ट वेसल्स एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए दोस्तों इसीलिए भी है क्योंकि ये अपनी तरह के पहले जहाज हैं जिन्हें भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन बैटल एक्स डिवीजन ने 9 सितंबर को एक विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के साथ सहयोग किया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि यह विशेष प्रशिक्षण स्विफ्ट इंसर्शन तकनीक को और मजबूत करने पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य जमीनी और वायुसेना के बीच इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल तालमेल को बढ़ाना है। इस हेलीबॉर्न ऑपरेशन में सैनिकों की तेजी से तैनाती शामिल है। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरीके के प्रशिक्षण का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच उद्देश्य यानी कि मिशन की एकता को प्रदर्शित करना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया ने म्यांमार को Su-30 लड़ाकू विमानों की पहली खेप भेजी है। रशिया की न्यूज एजेंसी की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल 2022 में रशिया और म्यांमार के बीच में 6 Su-30 SME लड़ाकू विमानों के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया अभी तक म्यांमार को 2 विमान डिलीवर कर चुका है। वहीं दोस्तों इस बात से अमेरिका काफी चिढ़ गया है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि रशिया म्यांमार में सेना की सत्ता की मदद कर रहा है, जिसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो हथियार बेचकर एक ऐसी जंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है जो पूरे म्यांमार में तबाही बन चुकी है। वहीं रूस के रोजबोरन एक्सपोर्ट के मुताबिक सुखोई Su-30 SME एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट दुश्मन के गहरे हवाई लक्ष्यों पर हमला करने, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस टारगेट के लिए जाना जाता है। यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत में बनने वाले F414G इंजन को लेकर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि भारत में निर्मित किए जाने वाले इन इंजनों की कीमत $4 मिलियन से कम रहेगी। जहां भारत और अमेरिका भी इस इंजन डील को अंतिम रूप देने वाले हैं और इस इंजन डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर यानी कि साइन होने से पहले इसके मूल्य निर्धारण पर बातचीत का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि F414G टर्बोफैन इंजन जब जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा अपनी सुविधाओं में तैयार किया जाता है तो इसकी औसतन लागत लगभग $3.71 मिलियन प्रति यूनिट होती है। हालांकि भारत में घरेलू उत्पादन के साथ भी इसकी कीमत $4 मिलियन प्रति यूनिट से नीचे रहने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने दोस्तों बड़ा ऑर्डर दिया है अमेरिका को, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा इन इंजनों के निर्माण में जो स्थानीय इंजन निर्माण के क्षेत्र में निजी क्षेत्रीय कंपनियां हैं वो भी भागीदारी कर रही हैं। भारत लगभग 400 से अधिक इंजन खरीदेगा जिनका उत्पादन भारत में किया जाएगा और इन इंजनों में स्थानीय रूप से बनी स्वदेशी कंपोनेंट्स को भी चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा और कहा जा रहा है कि इस दशक के अंत तक इसमें स्वदेशी सामग्री को 80% तक पहुंचाना है। जनरल इलेक्ट्रिक तकनीकी हस्तांतरण का दावा कर चुका है क्योंकि आने वाले सालों में F-18 का उत्पादन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इन इंजनों की जो उपयोगिता है वो कम हो जाएगी, जिससे कि नए इंजनों के विकास की जो आवश्यकता है वो भी कम हो जाएगी। हालांकि भारत के लिए ये इंजन डील काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति में काफ़ी वृद्धि होगी और साथ ही साथ अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत, अमेरिका और सऊदी अरब ने यूरोपीय संघ और कई दूसरे देशों के सदस्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका मकसद भारत से यूरोप तक बंदरगाह और रेल नेटवर्क के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाना है। ऐसे में चाइना तिलमिला गया है और चाइना की गोबर टाइम ने एक कार्टून प्रकाशित किया है और अब वो जहर उगलने लगे हैं। चाइना के इस गोबर टाइम ने लिखा है कि जैसे कि अमेरिका भारत में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी मध्य पूर्व रेल योजना को आगे बढ़ा रहा है,
चीन इसकी विश्वसनीयता और इसकी व्यवहारिता के बारे में संदेह जता रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब अमेरिका ने अन्य देशों को खुश करने के लिए ऐसी योजना शुरू की है। साथ ही चाइना का मानना है कि इसका असली उद्देश्य मध्य पूर्व में चीन को अलग थलग करना है। यानी इस ग्लोबल टाइम ने यह भी लिखा है कि चीन का इस क्षेत्र के साथ सहयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि अमेरिका चिढ़ा हुआ है। चाइना ने दोस्तों अमेरिका पर वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। हालांकि चाइना जानता है कि ये उनके BRI का एक बहुत बड़ा काट है, इसीलिए चाइना को इसको देखकर मिर्ची लग रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 ने अब पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर यानी कि मैन्युवर पूरा कर लिया है। तीसरे मैन्युवर के बाद आदित्य L1 296 × 71,767 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर काट रहा है। इसरो का सोलर यान अब पृथ्वी से सबसे निकटतम 296 किलोमीटर और सबसे अधिकतम 71,767 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि इस ऑपरेशन को 2:30 पर पूरा किया गया। इसरो ने कहा कि अब 15 सितंबर सुबह 2 बजे सैटेलाइट आदित्य L1 को चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 को एक और बार कक्षा बदलनी पड़ेगी और फिर ये सैटेलाइट ट्रांस लॉन्ग्रेजियन 1 कक्षा में चला जाएगा। 8 सितंबर को आदित्य L1 धरती के स्फीयर और इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। इस पॉइंट को धरती का एग्जिट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने के बाद क्रूज फेज की शुरुआत होगी। यहाँ से आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट की तरफ अपना रुख करेगा, फिर हेलो ऑर्बिट के जरिए आदित्य L1 जाएगा। यहाँ कुछ मैन्युवर के बाद उपग्रह L1 की कक्षा में दाखिल होगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।